हेलो फ्रेंड, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम सी राहुल सेंगर है और आज 16 अगस्त 2023 है। कल इंडिपेंडेंस डे था, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। आज मैं एक जीएसटी का एक फुल फ्लेज बैच लेके आया हूँ। जो ये बैच है वो मई 2024 और नवंबर 2024 के स्टूडेंट के लिए है। और वो स्टूडेंट जो भी जिन्हें भी अपना सीए का एग्ज़ाम देना है, अपना सीएमए का एग्ज़ाम देना है या अपना सीएस का एग्ज़ाम देना है, इन तीनों तरह के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बैच एप्लीकेबल होगा। और अब आपका यहाँ पे डाउट आएगा कि ये बैच इंटरमीडिएट के लिए है या मतलब इंटर के लिए या फाइनल के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बैच जीएसटी का फुल फ्लेज इंटर और फाइनल दोनों के लिए है। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा ये बैच इंटर और फाइनल दोनों के लिए है। तो अब आपके यहाँ पे क्वेरी ये आएगी कि आप एक साथ कैसे मैनेज करोगे कि इंटर का सिलेबस कुछ अलग है, फाइनल का सिलेबस अलग है, तो एक ही बैच में मतलब एक ही बैच एक ही वीडियो दोनों के लिए कैसे एप्लीकेबल हो सकती है। तो जी हाँ, आपके मन में डाउट तो आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसका आंसर ये बताता हूँ। अगर आप सिलेबस देखेंगे इंटर का, अगर मैं यहाँ पे इंटर की बात करूँ तो अगर मैं सी इंटर बोलूँ तो आप समझ जाना वो सीए, सीएमए या सीएस इंटर तीनों के लिए सेम एप्लीकेबल है। अगर मैं सीए फाइनल का वर्ड यूज़ करूँ तो ये सीएमए और सीएस फाइनल के लिए भी है। तो जब अगर आप दोनों का बैच को कंपैरिजन करेंगे, दोनों के सिलेबस को कंपैरिजन करेंगे, अपने इंटर के सिलेबस को और अपने फाइनल के सिलेबस को, तो आप उसमें ये देखेंगे कि जो कुछ चैप्टर हैं जो कि इंटर में है वो सेम टू सेम चैप्टर फाइनल में भी हैं। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप सप्लाई का चैप्टर पढ़ते हैं इंटर में, सीए इंटर में, तो यहाँ मैंने सीए इंटर बोला तो आप सीएमए इंटर भी ऐड कर लेना या सीएस इंटर भी ऐड कर लेना। तो सेम अगर आपने कोई भी चैप्टर इंटर में पढ़ा सप्लाई का, तो वो सेम चैप्टर आपका फाइनल में भी सेम चैप्टर है। उसमें कुछ भी ना तो एडिशन है ना कुछ डिलीशन है। एक दो पन्ने कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ गए उनको हम छोड़ दें तो सेम चैप्टर सेम है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं रिवर्स चार्ज के बारे में या किसी और चैप्टर के बारे में, तो जो चैप्टर सीए फाइनल में है और जो सीएस इंटर में है, उन दोनों का जो जो चैप्टर है वो सिलेबस एकदम सेम है। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमने सीए इंटर कर लिया तो हमें सीए फाइनल में जीएसटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऐसा नहीं है। जो सीए फाइनल है उसमें आईसीआई ने या फिर आईसीएमए इन्होंने क्या करा है, कुछ चैप्टर को एडिशन कर दिया है। मतलब जो अगर मैं इंटर की बात करूं तो उनमें बस कॉमन चैप्टर हैं जो नॉर्मल लाइन में ज़्यादा यूज़ होते हैं। मतलब जो प्रोसीजर चैप्टर हैं, यानी आपकी डिमांड, आपका रिफ़ंड, आपके इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग, आपकी असेसमेंट, अपील्स, ये जो चैप्टर हैं ये बस फाइनल लेवल पे हैं, ये इंटर लेवल पे नहीं है। तो हम कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले हम उन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो फाइनल और इंटर दोनों में कॉमन है। इसके बाद जब भी मैं चैप्टर आपको कराऊंगा, अगर कुछ भी पॉइंट जो ऐसा होगा जो कि फाइनल के लिए एप्लीकेबल है और इंटर के लिए नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे, मैं उस टॉपिक या उस कंसेप्ट को उस क्लास के एंड में डिस्कस कर लूँगा या उसके लिए पार्ट 2 के नाम से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा कि ये वीडियो ओनली फाइनल लेवल के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेक्शन 8 है और सेक्शन 8 में 3 सबसेक्शन है और सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 वो इंटर के लिए एप्लीकेबल है और जो सबसेक्शन 3 है यानी 1 2 3 तीनों वो फाइनल के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं 1 2 पढ़ाने के बाद 3 पढ़ाऊँगा और मैं वो उस वीडियो में आपको बता दूंगा कि जो इंटर के स्टूडेंट है वो बस 1 और 2 को रेफरेंस दें और वो 3 का वीडियो ना देखें, या फिर 3 के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 3 सब क्लॉज के लिए, जिससे जो फाइनल के स्टूडेंट हैं उनको उससे हेल्प मिल जाए। अब आपका यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि सर ये क्लास कोई चार्जेस हैं या फिर क्लास आप 1 रिकॉर्ड करोगे 2 रिकॉर्ड करोगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज 16 अगस्त 2023 है और मैंने जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि आपका न्यू कोर्स जो एप्लीकेबल है मई 2024, ये वीडियो आपके न्यू कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। हम इस क्लास में डेली मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा और जो ये क्लास का ड्यूरेशन होगा वो 1 आवर होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे अप्रॉक्स जैसे भी होगा उस हिसाब से मैं आपको डेली एक वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा और अगर आप चाहेंगे या आपका रिस्पांस अच्छा रहा, तो अगर आप बोलेंगे
और मुझे लगा आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा है, तो मैं इस वीडियो को लाइव यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम पढ़ाना चालू कर दूंगा, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो आप लाइव स्ट्रीम में भी पूछ सकते हैं। अभी तो मैं 2-3 वीडियो स्टार्टिंग में रिकॉर्डेड कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं इसको रिकॉर्डिंग माध्यम से ना, अगर आपको लाइव पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मैं इस पूरे लेक्चर को, जितने भी हमारी ये जर्नी होगी, इसको मैं लाइव पढ़ाऊँगा, जिससे मुझे आपसे इंटरेक्ट करने में काफ़ी आसानी रहेगी। आप मुझसे डाउट पूछेंगे तो मैं लाइव क्लास में उसका आंसर दे दूँगा। इसके अलावा अगर आपको लाइव पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये रिकॉर्डेड बैच है, मैं डेली क्लास रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल जो कि सी राहुल सेंगर के नाम से है उसमें अपलोड कर दूँगा। आपको उस वीडियो देखने के बाद कुछ भी क्वेरी या कुछ भी डाउट आती है तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं। आगे जाके मैं एक टेलीग्राम और एक व्हाट्सअप ग्रुप, 2 ग्रुप अलग से बनाऊंगा, एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाऊंगा, एक व्हाट्सअप से ग्रुप बनाऊंगा, जिससे हम आपस में इंटरेक्ट कर सकें। आपकी जो भी क्वेरी है वो विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर वो मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। अब आपका यहाँ पे डाउट आएगा कि सर ये फ्री क्लासेस हैं या आप दे रहे हो तो क्या कुछ क्वालिटी में कुछ डिफरेंस होगा या फिर आप सेक्शन सही से नहीं पढ़ाओगे या क्या करोगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अपनी तारीफ मैं अपने मुंह से नहीं करना चाहूँगा। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, अभी आपके लिए फ्री है, तो आप वैसे भी 1-2 घंटे यूट्यूब पे या फिर टिकटॉक पे या कहीं भी फेसबुक पे सोशल मीडिया में वेस्ट कर देते होंगे। अगर आप मेरी वीडियो देख लें, अगर आपको लगे कि आपके लिए वीडियो वो यूज़फुल है तो उसको देखें। अगर आपको नहीं लगता तो मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं जो पेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, आप उनको ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूँ, अगर जो भी चैप्टर या पूरा जीएसटी का कोर्स अगर आप में से एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके मार्केट में जो भी आपके फ्रेंड हैं, अगर उन्होंने कोई भी पेड क्लास ली होगी तो मैं आपको उसकी गारंटी देता हूँ कि आपको उससे ज़्यादा नॉलेज होगी। आप मेरे पे एक बार बिलीव करके देख लीजिए, या आप ऐसा कर लीजिए, आप कुछ स्टार्टिंग की क्लास मेरे से ले लीजिए, जो कि 2 या 3-4 क्लास हैं, आपके 2 या 3 घंटे वेस्ट होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा वेस्ट होगा, कुछ तो आप एडिशन ले ही लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है वो वेस्ट होंगे तो आप पैसे वेस्ट करो, आप टाइम वेस्ट करो कोचिंग सेंटर में जाने से अच्छा। तो उससे अच्छा तो ये आप 2-3 घंटे, अभी अगर आपको लग रहा है कि मेरी क्लास आपको समझ में नहीं आ रही या आपके जो पेड कोर्स हैं उनमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, तो आप वो ऐसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं हूँ, मैं तो बस उन्हीं स्टूडेंट के लिए हूँ जो कि नीली स्टूडेंट हैं, जो सीए फाइनल में सीए कर रहे हैं, और एक काफ़ी लंबा कोर्स है ये, 5-6 साल का सीए मैंने भी करा है। तो कई टाइम ऐसा आता है कि जिसमें हमारे पास फीस नहीं होती पे करने के लिए, तो ये उन नीडली पर्सन के लिए है। ये पूरा फुल फ्लैज बैच है, और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको एश्योरेंस देना चाहूँगा, ये बैच एक डिटेल बैच है। यहाँ डिटेल का मतलब है हम एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो कि पास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं वो करेंगे। उसके बाद हम खुद क्लास में डेली वे में प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके ऊपर, आप अगर 5 या 6 या 7 क्लास ले लेंगे तो आपको जो चैप्टर ख़त्म होगा आपको उसमें इतनी अच्छी पकड़, इतनी अच्छी गिरिप आ जाएगी कि आई बिलीव आपकी एग्जामिनेशन आसानी से आ जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही या कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो प्लीज़ मैं तो यही बोलूँगा, आप फिर कहीं, अगर आपको लगता है कि कोई और टीचर आपको अच्छा पढ़ा सकता है तो प्लीज़ आप पढ़ा सकते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो मैं एक लास्ट इसको टॉपिक को कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ देखें, कमेंट पूछें। पूरा बैच जीएसटी का है, फुल फ्लैज बैच है। एक एक क्वेश्चन करेंगे हम अपने आईसीआई के, आईसीसीएस के, सीएमए के जो एग्ज़ाम में आए हैं, उसको फुल फ्लैज बैच को ख़त्म करेंगे। अगर आप मुझे रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ हम इस बैच को लाइव भी लेके जाएंगे। लाइव कब लेके जाएंगे ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अगर आप 2-3 क्लास मेरे अपलोड करने के बाद ही अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, कोई 5 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट भी अगर मेरे को कमेंट करते हैं और वो लाइव में अगर स्ट्रीम होने, जब मैं लाइव हूँ तो वो अवेलेबल हूँ, तो मैं ज़रूर उनको लाइव पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। तो प्लीज़, ऐसे मेरा ये फर्स्ट बैच है और मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा। सो प्लीज़, कोई डाउट आता है या मैं कुछ जल्दी बोल जाता हूँ या स्लो बोल जाता हूँ तो प्लीज़ मुझे वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम स्टडी मैटर कौन सा यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे आईसीआई का बात करूँ तो आईसीआई ने जो न्यू कोर्स है उसका अभी सीए फाइनल का स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं करा है, लेकिन इंटर का अपलोड कर दिया है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर्स मैं चैप्टर पहले वो लेकर चल रहा हूँ जो कॉमन चैप्टर हैं, जो आप फाइनल और इंटर लेवल बिल्कुल डिट्टो सेम है। कुछ एक आध सबसेक्शन या कुछ एक आध सर्कुलर होंगे जिनमें कुछ चेंज होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये सीए फाइनल में है, इंटर में नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। इसके साथ साथ अब आपको लग रहा है कि हम नोट्स कौन से यूज़ करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो बैच लेके आया हूँ मैं अपने खुद के नोट से आपको खुद क्लास में डेली नोट्स करके पढ़ाऊँगा और उस नोट को मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। और उसके साथ साथ जो हम उसको रेफरेंस यूज़ करेंगे पूरे चैप्टर का, वो हम आईसीएआई का जो अपडेटेड मटेरियल है उसको यूज़ करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप आईसीएआई का स्टडी मटेरियल यूज़ करते हैं तो आप सरप्राइज होंगे। अगर आप आईसीएआई की मटेरियल से पढ़ के जाते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो एग्ज़ाम में अगर आप पास एग्जाम से आप मैच करेंगे तो डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन आईसीएआई ने पूछे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप आईसीएआई का क्वेश्चन या स्टडी मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो एक फुल फ्लैज एक बुक है, उसके अलावा आपको कुछ कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, क्योंकि आपके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन भी हैं और पास एग्ज़ाम के लिए भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, तो उसके साथ साथ जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होगा मैं आपके साथ जो भी एमसी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पास एग्ज़ाम में आए होंगे या मेरे को लगता है कि वो बनने चाहिए फ्यूचर में देख के, उसके बेस पे हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपके साथ उसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो इसी के साथ मैं एक दोबारा से समरी बोल देता हूँ, ये जो बैच है वो मई 2024 एंड नवंबर 2024 के लिए है। दूसरी बात, ये बैच उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कि इंटर और फाइनल लेवल पे हैं, या इंटर फाइनल में भले भी आप सीए में हो, सीएमए में हो या सीएस में हो, उन सभी के लिए ये बैच है। मैं यहाँ पे मेनली सीए को फोकस करूँगा, बट आप सेम टॉपिक को अपना रेफरेंस सीएमए और सीएस में आगे वीडियो में ले लेना। इसके साथ साथ हम जो स्टडी मटेरियल यूज़ करेंगे वो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल यूज़ करेंगे, और आईसीएआई का जब स्टडी मटेरियल यूज़ करेंगे उसमें भी हम उस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद जो भी पास एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे या जो मेरे को लगता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो उनका मैं एक क्वेश्चन की एक लिस्ट शेयर कर लूँगा आपके साथ, और उन क्वेश्चन को हम डेली बेसिस पे जब चैप्टर ख़त्म हो जाया करेगा, जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो आइए हम आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं, ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, तो आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ कि जो न्यू कोर्स आया और ओल्ड कोर्स जो पहले भी चल रहा था, इनमें जीएसटी में क्या चेंज हुआ है और हमें कितना सिलेबस पढ़ना है। तो आइए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये आपका सीए फाइनल का सिलेबस है। यहाँ मैंने 80 के बाद 75 लिखा है। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? इसका मतलब ये है कि पहले आपका इनडायरेक्ट टैक्स सीए फाइनल में 75 नंबर का पेपर होता था, गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का, और 25 का कस्टम होता था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा न्यू कोर्स में इसको चेंज करके 75 को चेंज करके 80 नंबर्स का सिलेबस कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अब अगर आप जीएसटी पढ़ते हैं तो 75 नंबर का नहीं, वो 80 नंबर का है। तो अब कस्टम कितने नंबर का होगा, तो अब जैसा कि आप समझ गए, जब ये 80 नंबर का है तो कस्टम अब 25 नंबर का ना होके अब वो कस्टम एंड एफटीवी 20 मार्क्स का है। तो अब आपके यहाँ पे डाउट आएगा, सर सीए फाइनल में क्या चेंजेस हुआ है? तो मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहूँगा, सीए फाइनल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बस इन्होंने 5 नंबर जीएसटी के बढ़ा तो दिए क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड आ रही थी, लेकिन ऐसा सिलेबस में कुछ चेंज नहीं हुआ है। बट जी हाँ, अब जब 5 नंबर ऊपर करें तो कुछ तो चेंज हुआ है। तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे इन्होंने कुछ जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जो जीएसटी का इंट्रोडक्शन है, उसमें कुछ आई थिंक 5 या 6 पेज जो डिलीट कर दिए हैं। वो पेज कौन से डिलीट है, क्या कंसेप्ट डिलीट करा है उन्होंने, तो जैसे ही उनका आईसीएआई का स्टडी मटेरियल आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ एक एथिक्स का चैप्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, जो कि ये भी आई थिंक 15 से 20 पन्नों का होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 5 पन्ने वहाँ कम करें इंट्रोडक्शन में, 15-20 यहाँ बढ़ा दिए, तो मोटा मोटा 15 पन्ने आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे बस। तो अब सर आपका डाउट आएगा कि जीएसटी में सर सीए फाइनल में इन्होंने एक चैप्टर बढ़ाया है 5 नंबर के लिए, तो क्या कस्टम में कुछ चैप्टर ख़त्म भी करा है?
जी हाँ, तो मैं कस्टम में भी उन्होंने एक चैप्टर को हटाया है। वो कौन सा चैप्टर हटाया है तो हम आगे आगे आने वाली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगा, जब हम कस्टम पे जाएंगे कि कस्टम में कौन से चैप्टर को उन्होंने डिलीट करा है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंटर लेवल पे, अगर मैं इंटर लेवल पे बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटर लेवल पे पहले जीएसटी का जो सिलेबस होता था वो होता था 40 नंबर का। सर पहले होता था, अब कितने का होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा अब 40 नंबर का ना होके अब होता है ये 50 नंबर का। तो मैं यहाँ पे 40 काट देता हूँ। तो अब आपको 50 नंबर के लिए इंटर में पढ़ना है, तो 50 का आपका जीएसटी का हो जाएगा, 50 का आपका डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस हो जाएगा। तो ऐसे मिला के आपका 100 नंबर का फुल फ्लेज पेपर आएगा। तो जैसा कि अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पे 10 नंबर का कुछ एडिशन हो गया है, यानी 40 से 50 का आएगा। तो चैप्टर कौन से इंक्रीज़ हुए आपको जानने में काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा होगा, और कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं। तो डिलीट को मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ 2-3 पेज डिलीट करे हैं, जो कि हम जब इंट्रोडक्शन की क्लास लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से उन्होंने पेज डिलीट करे हैं। लेकिन हाँ, मेन एडिशन कौन से हुआ है तो मैं आपको जब एडिशन का बताऊँ तो यहाँ पे एक ये प्लेस और सप्लाई का चैप्टर इंट्रोड्यूस करा है, जो कि आपको इंटर लेवल पे पहले नहीं था, अब वो लाया गया है। इसके बाद एक अकाउंट एंड रिकॉर्ड का चैप्टर भी आईसीआई ने आपके सिलेबस में डाला है। इसके साथ ही पेमेंट ऑफ टैक्स में टीसीएस और टीडीएस का कुछ कंसेप्ट था, वो भी इन्होंने आपके सिलेबस में डाला हुआ है। तो ये मैंने मोटा मोटा आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लिया है। यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो जैसे जैसे हम चैप्टर जाएंगे उसमें मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो अब सबसे पहले जब मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँ, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आपसे कुछ 2 बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ पे मैं जीएसटी की बात करता हूँ तो आपके मन में आएगा लाइक जो फाइनल में होंगे वो तो अपनी ट्रेनिंग में जीएसटी का कंसेप्ट काफ़ी सुन रखा होगा उन्होंने, अपने ट्रेनिंग पीरियड में वो काफ़ी जीएसटी के काम भी कर रहे होंगे अपने ऑफिस में रेगुलर। बट जो इंटर के स्टूडेंट हैं उनको जीएसटी या टैक्स को नहीं पता, और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि फाइनल लेवल को भी अभी उन्हें कुछ नहीं पता, तो मैं हिसाब से आपको पढ़ा के चलूँगा। तो जब हम जीएसटी का सिलेबस देखते हैं या कुछ देखते हैं तो सबसे पहले जीएसटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन का चैप्टर इंटर लेवल पे तो आईसीआई ने इंट्रोड्यूस कर दिया उसका सिलेबस, लेकिन फाइनल लेवल पर जैसे उसकी बुक नहीं आई है तो उसमें इंटर का क्या कंसेप्ट होंगे, क्या चैप्टर होंगे, वो अभी किसी को नहीं पता। लेकिन जैसा कि मुझे ही लगता है वो कुछ ज़्यादा कुछ 5-6 चैप्टर जो हटा देंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो दोनों लेवल पे हैं और दोनों पे होंगे, जो पास में क्वेश्चन भी आते हैं। तो जीएसटी का जब मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो एक ये काफ़ी हिस्ट्री में जाने के ऊपर है कि मैं हिस्ट्री में आपको बताऊं कि जीएसटी क्यों आया, क्या आया, कब क्या वो कोई। तो इस हिस्ट्री में ना तो आप इंटरेस्टिंग है ना मैं इंटरेस्टिंग हूँ, लेकिन फिर भी जैसे हमारी पहली क्लास है तो मैंने आपको बोला कि ये फुल डिटेल जीएसटी का कोर्स है। इसमें हम एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, मैं कोई भी कंसेप्ट आपके साथ स्किप नहीं करने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए ज़रूर रखूँगा कि जीएसटी कैसे क्या आया और क्या क्या एक कंसेप्ट है पूरे जीएसटी का। तो आज हम सबसे पहले अपना पहला चैप्टर जो कि जीएसटी इंट्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपके बारे में बताऊं तो ये चैप्टर नॉर्मली मैं आपको बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो सीए के हों, चाहे वो फाइनल के हों या इंटर के हों, सीएस के हों, वो सारे लोग इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं। क्योंकि मैं भी एक सीए फाइनल का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है मेरे जितने भी कलीग होते थे वो चैप्टर को छोड़ के जाते थे। इसको छोड़ने का रीज़न जो हुआ करता था वो ये था कि लोगों को उस चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आता था, कुछ भी कहीं से हो रहा था, कोई भी आर्टिकल कहीं से भी आ रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि आज मैंने स्टार्ट करा, मैं आपको एक एक पेज डिट्टो पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँ, बल्कि हम इस चैप्टर को जैसे जैसे हम अपने आगे के चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो जो कंसेप्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड होंगे मैं उसको लिंक कर दूंगा। अब आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि सर जैसे कुछ लोग पढ़ के नहीं जाते हैं तो क्या इसमें से आईसीआई क्वेश्चन नहीं पूछता?
तो मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहूँगा, आईसीआई इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता ज़रूर है। कभी वो 4 नंबर का कोई शॉर्ट नोट पूछ लेता है, कभी वो 5 नंबर का, कभी 2 नंबर का, कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछता है, लेकिन बच्चे करके नहीं जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को स्किप ना करें। कैसे पढ़ना है ये चैप्टर आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं इस चैप्टर को आपके लिए बिल्कुल ईजी बना दूंगा। जैसे जैसे मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, आप वैसे वैसे उस फ्लो में चैप्टर को पढ़ें। आप कभी फर्स्ट पेज से एंड तक इस चैप्टर को ख़त्म ना करें इंट्रोडक्शन को, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा काफ़ी बोरिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूँ, आप वैसे वैसे इस चैप्टर को इंटरेस्ट लेते रहें। तो इसी साथ आज की मैं क्लास में जीएसटी इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। इसमें जो जो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उसको मैं आज की क्लास में डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद जो जो कंसेप्ट हमारे आने वाले चैप्टर के साथ लिंकिंग होंगे, यानी उनके साथ लिंक में होंगे, तो जब जब मैं वो आगे के चैप्टर पढ़ाऊँगा, लाइक मैं जो सप्लाई पढ़ाऊँगा, तो सप्लाई का चैप्टर में अगर इंट्रोडक्शन चैप्टर से कुछ लिंक है तो मैं वहाँ से लिंक करके पढ़ाऊँगा, जिससे आपको एक साथ आप बोर्ड ना हो और आपका चैप्टर भी ख़त्म हो जाए। तो इसी के साथ मैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो जब मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ किसी टैक्स के बारे में कि जीएसटी एक टैक्स है, तो आपके यहाँ पे सबसे पहले एक डाउट ये आना चाहिए कि सर लॉ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का मन हुआ कि चलो हम कुछ एक लॉ बना देते हैं, और कल वो उन्होंने अपने मिनिस्टर को फ़ोन करा और लॉ बन गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। लॉ बनाने के लिए पूरा प्रोसेस होता है, जो कि हमारे इंट्रोडक्शन चैप्टर में दे रखा है। तो जैसा कि अभी मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं रिकॉर्डेड बैच में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन होते, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर आगे की क्लास ऑनलाइन ले लेंगे। तो जिससे क्या होगा ना, आपके जो डाउट्स हैं या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका क्या व्यू है, तो उससे हमारी क्लास भी इंटरेस्टिंग होगी, आपको भी मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। बट जैसे कि अनफॉर्चुनेटली अभी हम रिकॉर्डेड बैच पे हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम ज़रूर कमेंट करेंगे, तो ज़रूर हम लाइव पढ़ाएंगे अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगेगी। तो अभी मैं चैप्टर को थोड़ा ओवरव्यू लेता हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको आज कोई भी टैक्स लेके आना है, कुछ भी आपको कोई भी टैक्स लेके आना है, कुछ भी एक्ट लेके आना है, कुछ भी लेके आना है, तो हमारा संविधान जो है वो कहता है कि उसके लिए आपके पास एक लॉ होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप बिना लॉ, बिना कानून के कोई भी टैक्स लेके नहीं आ सकते, और टैक्स तो छोड़ो, आप कोई भी जो एक्ट होते हैं वो लेके नहीं आ सकते। आप सबसे पहले लॉ बनाएंगे। तो लॉ के लिए सबसे पहले हमारा आर्टिकल नंबर 265 है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आर्टिकल नंबर 265, जो कि ये कहता है कि अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले उसका लॉ होना चाहिए। तो इसी को हम सबसे पहले आईसीआई की बुक से पढ़ते हैं। ये जो मैंने आईसीआई की बुक यूज़ करी है, मैंने सीए फाइनल की यूज़ करी है। तो मैं अभी स्टार्टिंग वाले चैप्टर में सीए फाइनल की बुक यूज़ करूँगा। तो जो सीए इंटर के स्टूडेंट है वो घबराए ना कि हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने को हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो चैप्टर सीए फाइनल में है वो डिट्टो कॉमन जो चैप्टर आपके इंटर में भी हैं। आईसीआई ने क्या करा है, या जो भी आपके अदर स्टूडेंट हैं आईसीएम, उन्होंने क्या करा है, कुछ पूरे पार्ट को हटाया। यानी आपके अब अगर रिफंड नहीं है तो रिफंड का कुछ भी नहीं है। अब अगर आपकी में सप्लाई का चैप्टर है तो सप्लाई में जो आपके इंटर लेवल पे वो सेम सीए फाइनल पे है। तो मैंने सीए फाइनल का यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा इसमें कुछ एक दो एग्जांपल ज़्यादा दे रखे हैं आईसीआई ने, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी बस। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने को हो जाएगा। इंटर के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब मैं चालू करूँ, सबसे पहले जब मैंने बोला लॉ होना चाहिए, तो इस लॉ के लिए सबसे पहले अगर हम पेज नंबर 1.27 है, इसमें अगर हम चलते हैं नीचे, ये हमारा आर्टिकल 265। ये क्या कहता है कि आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट कलेक्शन ऑफ टैक्स इस स्टेट दैट नो टैक्स शैल बी लीव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ।
यहाँ अथॉरिटी ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है? आर्टिकल 265 ये कहता है कि कल अगर किसी सरकार का मन आ गया कि भैया मुझे ये टैक्स लेके आना है, आप नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उसे आर्टिकल 265 रोकता है। आर्टिकल 265 ये कहता है कि अगर आपको कोई भी नया टैक्स लेके आना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई लॉ लाना पड़ेगा उसका। आप सीधा ये कल किसी मंत्री को या किसी को ये नहीं बोल सकते। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है अभी सेंटर में गवर्नमेंट हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो कल अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कल ये लगे कि नहीं नहीं मुझे फॉर एग्जांपल वॉकिंग पे टैक्स लगाना है, चलने पे, मतलब आप जितने कदम चलोगे उस पर आपको टैक्स लगाना है, तो वो सीधा फ़ोन करके नहीं बोल सकते, या सीधा नहीं आपके पास मन की बात में बोल देंगे आपको आके कि मन की बात में आके कि भाइयों संजनों अगर आप चलेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको टैक्स का लॉ बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल 265 कहता है कि आपको उसके लिए लॉ होना चाहिए। तो ये तो आर्टिकल 265 है, आपको इसमें कुछ और नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना है कि क्योंकि आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी गवर्नमेंट बिना लॉ के कोई टैक्स लगा सकती है, तो आपको इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा नहीं, यस या सम चांसेस ऐसा करके, या बोथ ऑफ या नन ऑफ करके, तो आपको बोलना है नो। यानी 265 ये साफ कहता है कि अगर आपको कोई भी टैक्स लेके आना है, कोई भी सिस्टम लेके आना है, तो आपके लिए उसको सबसे पहले लॉ होना चाहिए। अब जब मैंने यहाँ पे बोला लॉ होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे सेकंड डाउट ये आना चाहिए कि लॉ बनाता कौन है। तो आप सभी का माइंड में आ रहा होगा कि लॉ कौन बनाता है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी सरकार लॉ बना सकती है या कांग्रेस लॉ बना सकती है? करंट सिचुएशन पूछ रहा हूँ मैं, करंट में फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी तो करंट में कौन है हमारा प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र सिंह मोदी, या फिर दिल्ली में, जैसे मैं अभी दिल्ली का रेजिडेंट हूँ, तो क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जी या केजरीवाल हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, क्या वो लॉ को बना सकते हैं? ऐसे कई डाउट्स होंगे आपके कि लॉ बनाता कौन है। तो कई आपके माइंड में आएगा, कोई कह रहा होगा आपके जब वीडियो देख रहे होंगे हाँ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों लॉ बना सकते हैं, पर सब्जेक्ट टू सम करेक्शन। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट टू सम करेक्शन मतलब है कि आज अगर नरेंद्र मोदी का मन कर जाए कि मुझे कोई लॉ बनाना है, तो वो लॉ खुद बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकते। उनको उस लॉ को बनाने के लिए पार्लियामेंट में उस लॉ को प्रेजेंट करना होगा। यही नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मिनिस्टर को बोलेंगे एक ड्राफ्ट लॉ या बिल तैयार करेंगे, उसको पार्लियामेंट में जो भी लोकसभा राज्यसभा है उन दोनों से उसको पास करवाएंगे। उसको पास करवाने के बाद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनसे साइन करवा लेंगे, उसके बाद कोई एक्ट बनेगा। अब आपके यहाँ पे माइंड आएगा कि सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती? तो मैं आपको बताना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ नहीं बना सकती। आप सरप्राइज होंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने उस तरीके से अपने एक्ट को डिज़ाइन करा है कि कोई भी सरकार, एक सरकार अगर सत्ता में आ जाए तो वो कुछ एक्ट नहीं बना सकती। उसको उस एक्ट को बनाने के लिए बाकी पार्लियामेंट में जो और भी पार्टी हैं उन सबकी कंस्टेंट, मेजोरिटी ऑफ कंस्टेंट लेने के बाद ही वो किसी लॉ को बना सकते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि आपको जैसे पता है कि अभी हमारे पार्लियामेंट में बीजेपी गवर्नमेंट का मेजोरिटी है, तो वो लॉ को ईजिली पास कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपको उस लॉ को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होगा। आपकी जो विपक्ष की पार्टियाँ होंगी वो भी उस पर अपने कमेंट देंगी। जब वो उससे भी एग्री होंगी, सारी पार्टी एग्री होंगी, उसके बाद कोई एक मेजोरिटी से कोई एक्ट पास होगा, उसके बाद वो लॉ बनता है। इसके बाद तो सर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अभी मैंने आपको सेंट्रल पार्लियामेंट का बता दिया, मैंने आपको बोला सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट बस जस्ट प्रपोज कर सकती है। उस लॉ को बनाने के लिए आपको पार्लियामेंट में उस लॉ को प्रपोज करना पड़ेगा। पार्लियामेंट पे जब सारी पार्टियां मिलकर उस लॉ को अपना सहमति दे देंगी, उसके बाद ही कोई जो बिल है वो लॉ बन पाता है या कोई एक्ट बन पाता है। अब दूसरा आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बना सकती है। तो मैंने आपको बताना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना सकती। जैसा मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बोला है, सेम कंसेप्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है।
तो सेंटर में तो पार्लियामेंट होती है, स्टेट में असेंबली होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम बोलते हैं। तो अगर आज मिस्टर केजरीवाल जी यानी हमारे ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको लगता है कि अगर मुझे आज कोई एक्ट लेके आना है तो वो सिंपली अपने जो भी मिनिस्टर हैं, अपने जो भी ऑफिसर हैं, उनसे एक ड्राफ्ट बिल को रेडी कराएंगे। उस बिल को जो भी हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव है उस पर पहले लेके जाएंगे, विधानसभा जिसको बोलते हैं। वहाँ से जो भी पार्टी होंगी, विपक्ष की पार्टी लाइक बीजेपी भी होगी, वहाँ पे जो हारी हुई पार्टी होगी या फिर जीती हुई पार्टी, सबके बीच में वो पहले बिल को प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद सबकी सहमति होगी। उसके बाद जब वो बिल पास हो जाएगा, जब सबकी सहमति, तो उसके बाद कोई एक्ट बनेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितनी मैंने आपको कहानी बताई है ये लिखी कहाँ पे है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको सबसे पहले बताया आर्टिकल 265, जो कि कहता है कि आपको अगर कुछ भी टैक्स लगाना है तो आपको उसके लिए लॉ बनाना है। तो लॉ बनाएगा कौन? तो लॉ मैंने बताया दोनों लोग बना सकते हैं, सेंटर भी स्टेट भी। सेंटर कैसे बनाएगी? वो पार्लियामेंट से पास करवा के बनाएगी। स्टेट कैसे बनाएगी? वो विधानसभा से पास करके बनवाएगी। अच्छा, सेंटर में मैंने बोला जब सेंटर बनाएगी तो सेंटर में आपको बताना चाहूँगा सेंटर गवर्नमेंट नहीं बना सकती। सेंटर गवर्नमेंट जिस बिल को प्रपोज करेगी, पार्लियामेंट में सारी पार्टियां जब उस बिल को पास कर देगी उसके बाद वो एक्ट बनेगा। अब वो बात अलग है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्टी अभी जो भी करंट में पार्टी है वो मेजोरिटी के साथ है, तो अगर बाकी पार्टी उसमें एग्री ना भी हो तब भी वो लॉ पास हो जाएगा। तो जब ऐसी सेम कंसेप्ट स्टेट में भी है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसा होगा कि आज दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका मन कर रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट लॉ बनाती है और सेंटर भी लॉ बनाती है, तो इसके लिए सबसे पहले बताता हूँ मैं आर्टिकल कौन सा है। जैसे मैंने आपको इतनी पूरी कहानी बताई है, सबसे पहले तो मैंने आपको आर्टिकल 265 बता दिया कि लॉ होना चाहिए। लॉ बनाता कौन है? पहले तो लॉ होना चाहिए, लॉ बनाता कौन है? उसके लिए मैंने आपको बताया आर्टिकल 245 है। आर्टिकल 245 बताता है लॉ बनाता कौन है। तो चला मैं उसको थोड़ा एक लाइन आपको थोड़ा पढ़ा दूं, उसके बाद दोबारा आपके पास आता हूं। आर्टिकल 265 ये क्या कहता है? द पावर ऑफ इंटरप्रेट द लॉ इज कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव स्टेट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो भी कोई लॉ बनाएगा वो पार्लियामेंट, जैसे मैंने आपको बताया सेंटर गवर्नमेंट नहीं बना सकती, वो बस बिल देगी, पार्लियामेंट बनाती है बिल। पार्लियामेंट में बाकी पार्टियां भी होती हैं। सेम स्टेट में क्या होता है? जो लेजिस्लेटिव हैं वो बनाते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ डाउट पूछना चाहूँगा, मुझे नहीं पता आपके माइंड में आ रहा होगा और नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा होगा कि आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का मन हो रहा है कि मैं बम्बई के लिए लॉ बना दूं, यानी महाराष्ट्र के लिए लॉ बना दूं? क्या ऐसा हो सकता है? या बिहार के सीएम का मन हो रहा है कि मैं दिल्ली के लिए लॉ बना दूं कुछ? क्योंकि मैंने तो अभी तक जो आपको पढ़ाया वो सबसे पहले क्या पढ़ाया है कि 265 में लॉ होना चाहिए, और मैंने आपको अभी तक इतना पढ़ाया है कि लॉ दोनों लोग बना सकते हैं। स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। स्टेट कैसे बनाएगा? वही लेजिस्लेटिव से बिल बनाएगा पास करवा के। सेंटर कैसे बनाएगा? वो पार्लियामेंट से पास करवा के अपना लॉ बनाएगा। इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इसके मन में आपके माइंड में जरूर एक डाउट आना चाहिए कि सर ऐसे तो आप कह रहे हो स्टेट भी लॉ बना सकता है, तो स्टेट क्या केजरीवाल सरकार बम्बई के लिए महाराष्ट्र के लिए लॉ बना सकते हैं? या केजरीवाल सरकार या जो भी हमारा स्टेट है दिल्ली का, वो गुजरात के लिए लॉ बना सकता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो अभी तक तो मैंने आपको ये आर्टिकल 265 पूरा नहीं पढ़ाया ना, तो ऐसा आपको भी लगता है कि ऐसा हो सकता है कि स्टेट कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट के लिए लॉ बना दे? अब इसी के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या सेंटर ऐसा कर सकती है कि वो दिल्ली स्टेट के लिए भी या बम्बई स्टेट के लिए भी लॉ बना सकते हैं? तो यहाँ आपके माइंड में आ रहा होगा कुछ हाँ वाली फीलिंग आ रही होगी बहुत लोगों जो भी वीडियो देख रहे होंगे कि हाँ 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 सेंटर तो बना सकती है पर स्टेट नहीं बना सकती। अब जो आपके मन में ऐसा डाउट आया होगा कि स्टेट, जैसा आप एटमोसफेयर देखें, आपको लगता होगा कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं
वो दिल्ली की लॉ तो बना नहीं पा रहे सही से, वो महाराष्ट्र के लिए भी लॉ बना देंगे? ऐसा नहीं होगा ना। सेम सेंटर तो आपको माइंड से भी लग रहा होगा कि सेंटर लाइक आर्मी है हमारा, या फिर जो भी हमारे लॉ हैं, इनकम टैक्स लॉ है, वो पूरे इंडिया के लिए सेम एप्लीकेबल है। जो भी आपको हल्का हल्का आइडिया होगा कि पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब सेंटर जो लॉ बनाती है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो सकता है। मैंने नहीं बोला होगा, हो सकता है। और जो भी आपके रफली माइंड में आ रहा होगा कि जो स्टेट लॉ बनाती है वो पूरे इंडिया के लिए नहीं, किसी एक स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो जो मैंने आपको बताया है, इसको कंफर्म कैसे करते हैं? अभी तो मैंने आपको 65 पढ़ाया है, 65 में बोला लॉ होना चाहिए 265 में, और 245 में बोला लॉ तो दोनों पार्टी बना सकती हैं। तो जब तक मैंने अभी तक 265 पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो दिल्ली की सरकार भी महाराष्ट्र के लॉ बना सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आपने 265 पूरा नहीं पढ़ा, आप उसमें ज़रा नीचे आइए, उसमें क्या लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट 2। प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप एक बार। पार्लियामेंट मे मेक लॉ फॉर फॉल ऑफ और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट may make law for whole or any part of the state। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ क्या लिखा है स्टेट, और यहाँ क्या लिखा है होल और पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो रामकथा मैंने पढ़ाई है, इसके सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सब्जेक्ट 2 का मतलब क्या है। आप मेरे से लॉ पढ़ने आए हैं, जीएसटी एक लॉ ही है, तो मैं आपको सबसे पहले ये मान के चलूँगा कि आपको लॉ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको, जैसे मैं आपको आगे वीडियो बनाऊंगा, मैं तो आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया है, कोई भी पॉइंट जो लॉ से रिलेटेड होगा पहले मैं वो भी समझाऊंगा, उसके बाद आगे लाइन पढ़ूंगा। तो अब अगर आपको बहुत से बच्चों को पता होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से 80% बंदों को पता होगा सब्जेक्ट 2 का मतलब, लेकिन जिसको पता है तो वो मेरी वीडियो 2 की स्पीड में देख सकते हैं। आपको यूट्यूब पर यही फ़ायदा है, आप थोड़ी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और नहीं तो आप थोड़ी एक एक्शन नॉलेज में से ले सकते हैं। जब भी आगे मैं कभी भी आप कुछ पढ़ाऊंगा पूरे एक्ट में, जहाँ सब्जेक्ट 2 लिखा हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बात मैंने ऊपर कही है, वो सब्जेक्ट 2 के बाद जो बात लिखी है उसको ध्यान में लेके पढ़ना है आपको। यानी जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि स्टेट लॉ बना सकता है, सब्जेक्ट 2 यानी स्टेट लॉ तो बना सकता है, तो मैंने क्या बोला सब्जेक्ट 2 का मतलब जो सब्जेक्ट 2 वाली बात है उसको दोनों कंबाइन लेके पढ़ना है। यानी सब्जेक्ट 2 का मतलब है स्टेट, जो मैंने ऊपर पढ़ा स्टेट लॉ बना सकता है, पर नीचे लिखा है सब्जेक्ट 2, तो यहाँ पर सब्जेक्ट 2 का मतलब है कि आपको ये बात ध्यान में देनी है, लॉ बना तो सकता है पर इस बात को ध्यान में देते हुए। ठीक है, यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि एक नॉर्मल बिल्कुल पढ़ाई से हटके एग्जांपल, मैं बम्बई घूमने जाऊँगा, सब्जेक्ट 2 मेरी लॉटरी लग जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली यही है ना कि मैं बम्बई घूमने जब ही जाऊँगा जब मेरी लॉटरी लग जाएगी, ये मतलब सब्जेक्ट 2 का। तो यहाँ पे भी इसका सेंस वही है, जब भी लॉ में सब्जेक्ट 2 लिखा हो तो इसका मतलब है जो मैंने ऊपर बात कही है उसकी वैलिडिटी, जो उसकी वैलिड पॉइंट है वो बात है, उसकी वैलिडिटी जब तक रहेगी जब तक इस पॉइंट को वो ओवरलूड नहीं करा सब्जेक्ट 2 को। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट 2 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऊपर तो मैंने बोल दिया कि स्टेट लॉ बना सकता है, लेकिन यहाँ मैंने क्या लिख दिया, मैंने क्या बोला है कि स्टेट लॉ बना तो सकता है लेकिन वो ओनली होल और पार्ट ऑफ द स्टेट, यानी वो या तो पूरे स्टेट के लिए बना सकता है या कुछ पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए, उसकी पावर बस इतनी है। और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो जो पार्लियामेंट है वो जो लॉ बनाएगा वो होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया बना सकता है। यानी अब अगर मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछूं, तो अभी तक तो आप तुक्का मार रहे थे, आपको लग रहा था कि हाँ ऐसा तो है कि केजरीवाल सरकार या केजरीवाल जी बम्बई की लॉ नहीं बना सकते, महाराष्ट्र की लॉ नहीं बना सकते, और मोदी जी बना सकते हैं। यानी मोदी जी का मतलब यहाँ पार्लियामेंट है। जब मैं यहाँ पे मोदी जी बोलूँ तो प्लीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी बात ये है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 245 में बता दिया कि मोदी जी लॉ नहीं बना सकते,
पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे मोदी जी इसलिए रेफर करूँगा, आगे काफ़ी ईजी रहे हमारे लिए समझने में। जैसे ही मैं अगर मैं किसी एक पार्टी का नाम लूँ, केजरीवाल सरकार का नाम लूँ, या हमारे जो यूपी में योगी जी की सरकार है उनका नाम लूँ, तो इसका मतलब मैं योगी जी की बात नहीं कर रहा लॉ के रिस्पेक्ट में, मैं बात कर रहा हूँ वहाँ के पूरे लेजिस्लेटिव की। यहाँ पे जो भी पार्टियाँ हैं, यानी यहाँ पे एसपी पार्टियाँ भी है या कांग्रेस की पार्टी में, सबको मिला के, क्योंकि ये दोनों पार्टियां, अगर मैं बात करूं मोदी जी या दिल्ली में केजरीवाल, दोनों बहुमत में हैं, तो वो ईजिली अगर वो लॉ को किसी अपने लेजिस्लेटिव या अपनी असेंबली या अपने पार्लियामेंट में लेके जाते हैं तो पास हो जाएगा, वो बात अलग है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे क्या मोदी जी लॉ बना सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं, मोदी जी लॉ नहीं बना सकते, पार्लियामेंट में लॉ बना सकता है। ऐसे ही केजरीवाल जी लॉ नहीं बना सकते, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ बना सकता है। पहली बात तो आपने मेरे से ये सीखी जो कि 245 में लिखी हुई है। दूसरा, जैसा आपने अभी देखा, जैसे मैंने आपको समझाया कि लॉ मैंने बता दिया कि भैया मोदी जी बना सकते हैं लॉ, भैया केजरीवाल जी बना सकते हैं। अब आपके माइंड में खुद एक डाउट आ गया जब मैंने आपसे पूछा कि क्या केजरीवाल जी लॉ बना सकते हैं पूरे इंडिया के लिए, तो आपके मन में तो आया कि नहीं बना सकते, लेकिन कहाँ लिखा है ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको, कि सेंट्रल लॉ बनाती तो है पर कहीं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा ना। तो वो आज आपको पता चल गया, 245 कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि जो भी पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में बोलूँ तो आपको पार्लियामेंट ही समझना है, तो जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो पूरे इंडिया के लिए बना सकती है, किसी एक स्टेट के लिए बना सकती है। लेकिन कोई अगर स्टेट लॉ बनाएगी, कोई नॉर्मल स्टेट लॉ बनाएगी, तो वो पूरे इंडिया के लॉ नहीं बना सकती। वो जो लॉ बनाएगी वो अपने उसी स्टेट के लिए जहां वो है वहां, या उसके स्टेट के विद इन किसी पार्ट में लॉ बना सकती है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, दो टॉपिक समझ में आ गए। अगर आप प्लीज़ कोई डाउट इसमें आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ थोड़ा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, थोड़ा मैं जीएसटी से आउट हो रहा हूँ, पर आपको इस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे सिलेबस में है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, क्योंकि मेरा फर्स्ट लेक्चर है। अगर आपके डाउट आए तो प्लीज़ पूछें इससे रिलेटेड। आई होप आपके दोनों आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं। आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको सिंपली याद रखना है कि कोई भी टैक्स लगाना है, तो कल मेरा मन आ गया मुझे टैक्स लगाना है तो आप नहीं लगा सकते। आर्टिकल 265 आपको रोकता है, वो कहता है कि अगर आपको टैक्स लगाना है तो लॉ होना चाहिए। सेकंड, जब मैंने बोला लॉ होना चाहिए तो लॉ बनाता कौन है, तो मैंने बोला लॉ बनाता है 245 में लिखा है लॉ कौन बनाता है, आर्टिकल 245 में। आपको क्या आर्टिकल याद रखने हैं, तो मैं बोलूँगा आपको आर्टिकल याद नहीं रखने, बट प्लस याद रखना है। आगे एक दो आर्टिकल हैं जो आपको नाम वाइज याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, 5 या 6 आर्टिकल मैं आपके साथ अभी किस क्लास में डिस्कस करूँगा, याद हो जाए वेल एंड गुड, वरना मैं आप कौन सा आर्टिकल याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा, कि वो आपको बाय नेम याद होना चाहिए। बाकी आपको क्रक्स याद होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल 265 में ये लिखा है कि लॉ होना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो में मैं आपको, आप ऐसे ना पढ़ें कि मस्त लैपटॉप खोला आराम से लेट के वीडियो देख रहे हैं। अगर आप इस तरीके से जीएसटी को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अभी तो एग्ज़ाम पास कर लेंगे, बट आपको आगे एग्ज़ाम में आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, आपको डबल इफेक्ट जाएंगे। तो मेरा जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आपको ये कोशिश करूँगा कि जितना मैं पढ़ा दूँ उतना मैं आपको याद भी करा दूँ, क्योंकि याद आप नहीं करना है। मैं अभी वीडियो बना के छोड़ दूँगा, आप मस्त लैपटॉप बंद करके भैया क्लास हो गई, मम्मी जी आज तो 5 घंटे पढ़ लिया मैं, हाँ 2 की स्पीड पे देखी, बस निकल गया घर पतंग उड़ाने, 15 अगस्त तो वैसे ही आ रखी है। ऐसे नहीं पढ़ना आपने। आपको क्या करना है, जो मैं आर्टिकल पढ़ाऊँगा मैं आपको 10 बार रिवाइज करूँगा, आपको 10 बार याद करना है। अगर आप जीनियस हैं भैया, होगा हमारी कोई, अगर मुझे नहीं पता कोई वीडियो देख रहा है, कोई जीनियस अगर कोई देख रहा होगा तो वो तो यूँ, अरे हम तो यूँ याद कर लेंगे। तो प्लीज़ आप जीनियस हैं तो ठीक है, हम जीनियस, बहुत स्टूडेंट होंगे जो जीनियस नहीं है। अगर आप जीनियस हैं तो आप 2 की स्पीड में देख लीजिए, और जो जीनियस नहीं है वो प्लीज़ हैंड टू हैंड याद भी करने की कोशिश करें, हैंड टू हैंड ये क्लास में, जिससे आपके और भी सब्जेक्ट हैं आपको वो डिफ़िकल्टी ना दे। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आर्टिकल 265 मुझे याद हो गया भैया, सबसे पहले लॉ होना चाहिए भैया। लॉ के केजरीवाल नहीं बोल सकता, मोदी जी नहीं बोल सकते कि टैक्स लगाना है। आर्टिकल 265 लॉ होना चाहिए। दूसरा 245 भैया लॉ तो होना चाहिए, लॉ बनाएगा कौन? अच्छा कौन बनाएगा लॉ? भैया लॉ तो सेंटर, नो अब आप याद कर रहे हो, नॉट सेंटर,
लॉ बना सकता है पार्लियामेंट, यस दिस इज द करेक्टिव आंसर। पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, ये दोनों लॉ बना सकते हैं। अच्छा, पर ये याद रखना है, क्या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है पूरे इंडिया के लिए? नहीं, खाली उसी स्टेट या पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए। क्या पार्लियामेंट लॉ बना सकती है पूरे इंडिया के लिए? हाँ, कहाँ लिखा है? आर्टिकल 265 में। तो यहाँ हमारे दो आर्टिकल हो गए, आर्टिकल 265, आर्टिकल 245। अब आपको इतना समझ में आ गया कि लॉ होना चाहिए टैक्स लगाने के लिए, लॉ बनाता कौन है ये भी हो गया। अच्छा, अब सबसे बड़ा आपके मन में डाउट ये आना चाहिए कि सर आपने दो चीज़ तो बता दी, पर मुझे ये तो बता दो कि लॉ आपने बोल दिया भैया होना चाहिए, अच्छा लॉ बनाता कौन है, अच्छा तो कौन सी सरकार किस टॉपिक पे लॉ बना सकती है, यानी कौन सी सरकार किस कानून पे लॉ बना सकती है? फॉर एग्जाम्पल कि आज हमारे केजरीवाल जी, छोड़ो बहुत नाम ले लिया केजरीवाल जी का, उन्हें खाली की पब्लिसिटी नहीं देते, नॉर्मल गवर्नमेंट का नाम बात करते हैं, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, आपको लगेगा मैं किसी पर्टिकुलर सरकार का नाम दे रहा हूँ। तो अब जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, यहाँ अब पुलिस है, या पुलिस छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट इनकम टैक्स, जो आप मुझे लगता है सब पढ़ के आ रहे होंगे, जो इंटर के होंगे वो भी पढ़ के आ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे। फाइनल के तो मुझे पता है बहुत बच्चे पढ़ के आते ही इंटर में, और डेली अपने क्लास में, अपने ऑफिस में, ड्यूरिंग द आर्टिकल से प्रैक्टिस में वो कर रहे होंगे। अब इनकम टैक्स है, तो जब आपने इनकम टैक्स का सुना तो आपने कभी ये सोचा कि यार दिल्ली में इनकम टैक्स का रेट तो स्लैब सैलरी का कुछ और है और यूपी में कुछ और है? ऐसा आपने कभी सुना है? जस्ट एक फेयर व्यू, आपने कभी ये सुना कि भैया आप बम्बई में रहोगे तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम पे, दिल्ली में रहोगे 10% देना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, आप हरियाणा में रहते हो, भैया हमारी सरकार है, हम तो 5% देंगे। क्यों? हमारे एक्ट में लिखा है। ऐसा कभी आपने सुना है? आई मीन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ने कभी नहीं सुना होगा कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। ऐसा क्यों नहीं सुना होगा आपने? अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है, अगर ये लॉ किसी एक स्टेट ने बनाया होता तो केजरीवाल सरकार अपना एक्ट बनाती, इनकम टैक्स एक्ट दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार अपना एक्ट बनाती, इनकम टैक्स एक्ट महाराष्ट्र। योगी जी अपना एक्ट बनाते, इनकम टैक्स एक्ट यूपी। तो उसमें क्या होता, यूपी में जो रहते उनकी इनकम पे कुछ और टैक्स हो रहा होता, महाराष्ट्र में जो रहते उनके में कुछ और जो दिल्ली में है कुछ और, बंगाल में है कुछ और, चेन्नई में है कुछ और, झारखंड में है कुछ और। तो ऐसा नहीं है, आपको ही पता है ऐसा नहीं है। आप बस ये माने कि नहीं है ऐसा, जिसको नहीं पता। अब ऐसा क्यों नहीं है मैं आपको बताना चाहूँगा। इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में सेम है, एक लेवल पे है। तो आपको इससे कुछ हिंट आ रही है कि इनकम टैक्स पूरे इंडिया में सेम क्यों है? अगर वो स्टेट ने बनाया होता तो वो अलग अलग होता, लेकिन सेम क्यों है? क्योंकि वो सेंटर ने बनाया है, इसलिए। तो अब आपके माइंड में आएगा सर सेंटर ने बनाया है, अभी आपने बोला लॉ दोनों बना सकते हैं, सेंटर ही बना सकती है, स्टेट ही बना सकती है। हाँ, इतना मुझे पता है, सेंटर बनाएगी पूरे इंडिया के लिए, स्टेट बनाएगी किसी एक अपने स्टेट के लिए। तो सर ऐसा क्यों नहीं है कि ममता जी हमारी जो बेंगलोर की हैं, वेस्ट बंगाल की, वो अपने लिए, अपने स्टेट के लिए अलग, जब आपने बोल दिया 245 में कि लॉ तो बना सकते हैं स्टेट, तो लॉ बना दें कि अपने लिए अलग से इनकम लॉ बना लें अपने स्टेट के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि बम्बई है, महाराष्ट्र है, या फिर किसी और स्टेट का नाम लेता हूँ मैं, बिहार है। बिहार में जो भी सरकार है वो अपने बिहार का इनकम टैक्स अलग से लॉ बना ले, क्योंकि अभी तक जितना हमने पढ़ा है, अभी तक आप मना नहीं कर सकते। अभी तक हमने 265 में क्या पढ़ा है कि लॉ बना सकती है स्टेट, और जो बनाएगी वो विद इन द स्टेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अभी मेरे आप इस बात को डिसएग्री नहीं कर सकते कि बिहार की सरकार बिहार का इनकम टैक्स लॉ नहीं बना सकती। अभी आप इस बात को मेरी डिनाई नहीं कर सकते। अभी तक जितना हमने पढ़ा है 245 में तो लिखा है ना कि स्टेट लॉ बना सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि वो अपने विद इन द स्टेट बनाएगी, और जो सेंटर बनाएगी पूरे स्टेट के लिए बनाएगी, पर लॉ तो बना सकती है ना, ये बात तो ठीक है ना।
इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। तो अब जब ऐसा है तो ऐसा क्यों है कि स्टेट ने आज तक कोई लॉ बनाया ही नहीं इनकम टैक्स के लिए? क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इनकम टैक्स पूरे इंडिया में सब पर एक समान है। तो इसका मतलब क्या, वो सेंटर ने बनाया होगा, स्टेट ने नहीं बनाया। तो सर स्टेट ने क्यों नहीं बनाया? स्टेट को बनाना चाहिए, स्टेट को उसका रेवेन्यू मिलता, उन्होंने क्यों नहीं बनाया अपने लिए? अरे स्टेट क्यों नहीं बनाती है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 246। क्या? आर्टिकल 246। दो आर्टिकल मैंने डिस्कस किए थे आपसे, 65 और 265, 245, जो आपको याद हो जाने चाहिए। हमारी क्लास में जितना पढ़ोगे हैंड टू हैंड याद करो, 2 की स्पीड पे देखो, कैसे भी देखो। वीडियो पसंद नहीं आ रही छोड़ दो, किसी और से क्लास लेनी है वहाँ ले लो, बट जहाँ भी जाओ वहाँ हैंड टू हैंड क्लास में ही याद करने की कोशिश करो। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने अपना CA फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है वोध ग्रुप, IPCC में भी, फाइनल में भी। मैं आपके साथ मार्कशीट भी शेयर कर लूँगा भाई साहब, अगर आपको कोई डाउट हो मुझ पर प्लीज़ नंबर कमेंट में डाल देना, अपना व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से मैं पढ़ता था, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डेली बेसिस पे जो चैप्टर क्लास में ही याद करने की कोशिश करें, उस टाइम अगर आप टाइम वेस्ट कर देंगे, आप सोचें अभी मैं वीडियो देख लूँ बाद में मैं याद करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा, टाइम कितना भी लगे, कि मैं आपको हैंड टू हैंड याद दिला दूँ, आपको पूरा याद करा दूँ। आज अगर आप चैप्टर इंट्रोडक्शन खत्म करें तो आपको सारे प्रोविज़न याद हो, तो उसके आप जो लॉ मेकर हैं, आप उनसे भी जाके पूरा बात कर लें। अरे सर आ जाओ, मेरे को आता है लॉ, मैं बना दूंगा लॉ, इतना आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया 245, जैसे मैंने आपको बताया 65 बताया, सॉरी लॉ होना चाहिए, 45 बता दिया। अगर आपको लग रहा है मैं धीमे हूँ तो प्लीज़ स्पीड 2 पे कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो मुझे नहीं पता, कमेंट में बता देना अगर मैं कुछ ज़्यादा धीरे हूँ, ठीक है। तीसरा मैंने बताया 246। इसका आंसर मैंने कब दिया था कि सेंटर जो है वो बनाएगी लॉ, उसने बनाया इनकम टैक्स का लॉ, स्टेट ने नहीं बनाया। इसका आंसर मैंने 246। सर 246 में ऐसा क्या लिखा है कि सेंटर ने बनाया, स्टेट ने बनाया? तो आपको बताना चाहूँगा, जब हमारा लॉ बना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, मुझे नहीं पता, बहुत से अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हमारे व्यूअर को किसी को पता भी नहीं होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना। पता, बट फ्रैंकली पता ही होगा सबको। जब हमारा लॉ बना तो लॉ मेकर ने इस डिस्प्यूट को काफ़ी एनालाइज करा। एनालाइज तो खैर कुछ नहीं करा, आपको पता है सारा लॉ कॉपी करा है हमारा फॉरेन नेविटेस का, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट हैं जिसमें हमारे लॉ मेकर ने काफ़ी चीज़ को एनालाइज करा है। तो उन्होंने इस बात को, जो आपके मन में डाउट आ रहा है उनके मन में भी डाउट आया कि भैया जब ऐसा ना हो ना फ्यूचर में कोई ऐसा टफ टॉपिक आ जाए जिसमें स्टेट बोले भैया मैं भी लॉ बनाऊंगा, सेंटर बोले मैं भी लॉ बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें एक आर्टिकल 246 को इंट्रोड्यूस करा गया, और उसमें यह बताया गया कि कौन कौन से मुद्दे होंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे जिनमें सेंटर लॉ बनाएगी, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनमें स्टेट लॉ बनाएगी। जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पे दोनों गवर्नमेंट लॉ बना दें, ठीक है। इसका एक्सेप्शन एक GST है, जो हम आगे उसकी पूरी कहानी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं GST को हटा दूं तो उसके अलावा ऐसा कोई भी एक भी एक्सेप्शन नहीं है कि जिसमें ये लिखा हो कि जो एक्ट है वो सेंटर स्टेट दोनों एक साथ बना देंगी। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 246 में ये लिखा है कि कौन कौन से टॉपिक है जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, और कौन कौन से टॉपिक है जिनमें स्टेट गवर्नमेंट यानी जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, असेंबली स्टेट विधानसभा, वो लॉ बनाएगी, ठीक है। तो उसमें कैसे लिखा हुआ है तो आपको बताना चाहूँगा। यहाँ मैं आपको स्क्रीन पर चलिए, आर्टिकल 246 देखिए, यहाँ पे इसमें 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 को बोलते हैं यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट में जो भी मैटर लिखे होंगे उन लिस्ट पे लॉ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, जबकि जो लिस्ट 2 है उसमें जो भी मैटर लिखे होंगे, उसमें जो भी लॉ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और तीसरा लिस्ट है लिस्ट 3, जो कि है कंकरेंट लिस्ट। इसको थोड़ा मैं बाद में आपको समझाऊंगा इन 2 लिस्ट को पढ़ाने के बाद। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स जो है वो पूरे इंडिया में सेम है। क्यों है? क्योंकि वो यूनियन ने बनाया होगा। अरे सर स्टेट ने क्यों नहीं बनाया होगा? जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट बनाता तो हर स्टेट बनाता, हर स्टेट में अलग अलग होता,
क्योंकि ये कॉमन है, पूरे इंडिया में सेम एप्लीकेबल हो रहा है, यानी जाहिर सी बात है ये सेंटर ने बनाया होगा। अब सेंटर ने बनाया तो होगा आर्टिकल 245 में, सेंटर के पास पावर कहाँ से आई इसको बनाने के लिए कि वो उस टॉपिक पे लॉ बना सकती भी है कि नहीं। वो मैंने आपको बताया, वो आर्टिकल 246 बताता है कि आप किस किस मुद्दों पे कौन कौन सी असेंबली या पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट फर्स्ट कहता है कि जो इनकम टैक्स है वो कौन ने बनाया है, वो लिखा होगा यूनियन लिस्ट में लिखा होगा। आपको बताना चाहूँगा लिस्ट कैसी है। इस लिस्ट में आप जाएंगे तो 97 एंट्री है, 97 ऐसे मुद्दे लिखे हैं जिसमें वो बताते हैं कि जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। ऐसी स्टेट लिस्ट में भी कुछ एंट्रियां हैं जिसमें वो बताता है कि स्टेट लॉ बनाएगी। तीसरा कंकरेंट में थोड़ा बाद में समझाऊंगा इन लोगों को पढ़ाने के बाद। तो अब आपको बताना चाहूँगा एंट्री नंबर 82 है, जो कि आपको याद नहीं करनी, मैं बस समझा रहा हूँ। इसी लिस्ट में एंट्री नंबर जब 82 देखेंगे आप, अगर आप गूगल, आपके हर किसी के पास मोबाइल है, आप नेट पे सर्च मारेंगे, अगर आप इंटरनेट क्लास भी पढ़ के आए तो आपको पता होगा। एंट्री नंबर 82 लिखी है यूनियन लिस्ट में, जिसमें लिखा है कि इनकम टैक्स पे जो लॉ है वो यूनियन बनाएगी, यानी पार्लियामेंट बनाएगी। इसी के साथ में बहुत से मुद्दे हैं जिसमें लिखा है 97 मैंने जगह बताया टॉपिक है जिसमें नॉन लिखा है कि जो लॉ है वो यूनियन बनाएगी। इसी के साथ एंटी नंबर लिस्ट 2 है। अब मैं लिस्ट 2 का एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, कौन से हैं जिसमें खाली स्टेट लॉ बना सकती है। जैसे कि पुलिस का है, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिसमें स्टेट लॉ बनाती है। कुछ टॉपिक ऐसे बहुत से हैं जिसमें यूनियन बनाती है। अब मैंने इतना आपको समझाया है कि कुछ टॉपिक पे यूनियन बनाती है, कुछ पे स्टेट बनाती है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है, कंकरेंट का स्टेट समझा दिया मैंने, समझा दिया। आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल, मैं बताऊंगा डिटेल में समझाऊंगा मैं इनको एक एक पॉइंट। जस्ट मैं भी इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू। इस पूरे को हम पूरे कंसेप्ट को अपनी नेक्स्ट क्लास, जो कि हमारी कल की क्लास होगी, इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। आज की जैसे मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ा मुझे बस ओवरव्यू लेना है। इस पूरे लिस्ट पे कल मैं दोबारा आऊँगा वापस, और कल हम पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। कितना भी टाइम लगे, 1 घंटे की वीडियो बने, 1.5 घंटे की, 2 घंटे, तो पूरा ख़त्म कर देंगे डिटेल वाइज। आपने देखा मैं हरी नहीं कर रहा, मैं भाग नहीं रहा, मैं आपको डिटेल पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। कंकरेंट लिस्ट क्या है? कंकरेंट लिस्ट में वो टॉपिक हैं जिस पे सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉ बना सकती है। बस इतना बोल के मैं आपको कंफ्यूजन में डाल के मैं आपको आज का क्लास कर रहा हूँ एंड। सर ये आपने क्या बोल दिया, कंकरेंट लिस्ट में दोनों लोग बना सकते हैं लॉ, तो ऐसा लॉ क्या है, मतलब ऐसा कौन सा लॉ है सर जिसमें सेंटर बना सकती है, स्टेट बना सकती है? इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज जो कि हमारे इंट्रोडक्शन क्लास है, मुझे ये चैप्टर स्टार्ट नहीं करना था, मुझे बस क्लास का अपना ब्रीफ देना था, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ दे दिया। कल की क्लास आप देखेंगे, मैं उसको पूरा डिटेल में इस चैप्टर को स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे, अपनी नई क्लास से शुरुआत करेंगे। आज आपका होमवर्क बस ये है कि बस आप प्लीज़ आज एक कसम खाएं जो कि होमवर्क में है, कि आप जो भी पढ़ेंगे क्लास में वो डेली का डेली क्लास में ही याद करेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी मेमोरी नहीं है तो याद करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्जॉय आप सीए बनने के बाद भी कर लेंगे। आप पहले अभी वीडियो देखेंगे, फिर टाइम वेस्ट करेंगे, फिर बाद में जाएंगे। आपका एक्ट बहुत आसान है, जिसकी तरह कोई टॉपिक इतना हार्ड कंसेप्ट नहीं है, और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ अगर आपको हार्ड लगता भी है तो मेरे को इसी दिलाना मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ मैंने इतना आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें। प्लीज़ मुझे कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव पढ़ाऊँ, क्योंकि अगर लाइव पढ़ेंगे तो आपका भी इसमें काफ़ी फ़ायदा है। ठीक है, सारा फ़ायदा आपका ही है। मैं भी आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँगा, आपके जो डाउट आएंगे उनका आंसर दे पाऊँगा। और मैं आपको फिर बताना चाहूँगा ये फुल फ्लेज बैच है। प्लीज़ मुझे विश्वास करिए, मैं पूरा डिटेल बैच आपके लेके आया हूँ, कोई भी टॉपिक आपको छुड़वाऊँगा नहीं। बट हाँ, ये बोलना चाहूँगा अगर आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आ रही तो बस 2 या 3 वीडियो देखें, 3-4 तक क्लास तक देखें। अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप टाइम वेस्ट ना करें, आप किसी और टीचर जिससे भी क्लास लेनी है आप उससे ले लें।
मैं यहाँ कोई पब्लिसिटी करने नहीं आया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो टाइम लगाएं। आप ऐसा ना करें कि मेरी पूरी क्लास देख लें और फिर आपको दोबारा क्लास भी लगानी पड़ जाए। मेरा यहाँ मकसद यही है कि जो नीडली स्टूडेंट हैं, जो पैसा बचाना चाहते हैं, अब ज़रूरी नहीं है आप अमीर हैं और आपको पैसा खर्च करना ही है। अगर आपके पास पैसा है तो प्लीज़ आप किसी की, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो किसी की उस पैसों की किसी की हेल्प कर दें। जरूरी नहीं आप क्लास लगाएं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो लें, ना समझ में आ रही है तो आप जहाँ लगाना चाहें क्लास उस वीडियो देख सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो मेरे से लाख गुना अच्छा पढ़ाते हैं। बट अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरी क्लास ज़रूर देखें, और जो भी क्वेरी आए मुझसे कमेंट में डेली पूछें, और प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि मुझे अपना आपके डाउट कैसे क्लियर करना चाहिए। क्या हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए या हमें टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए। तो मैं इस पर थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा ग्रुप बनाऊँ। उससे पहले मैं ग्रुप जब बनाऊँगा जब मुझे लगेगा कि आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, उसके बेस में मैं आपका ग्रुप बनाऊँगा। सो प्लीज़ गुड बाय। वीडियो को देखते रहें। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे उनके भी पैसे सेव हो सकें और पैसों के साथ साथ टाइम सेव हो सके। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, मैं आपको पैसे टाइम के साथ साथ क्वालिटी पे कुछ भी छोटा सा एक माइनर सा भी आपको इफेक्ट नहीं दूंगा। क्वालिटी पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि आप सभी एक प्रोफेशनल कोर्स पे हैं, आपके लिए टाइम की बहुत वैल्यू है। तो जब मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ, मैं आपको फ्री में ऐसे सीए आके पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे टाइम की भी वैल्यू है। तो मैं अपना और आपका दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को शेयर करें, क्वेरी आए कमेंट में ज़रूर पूछें। ओके, और मुझे प्लीज़ 5-6 क्लास का टाइम दें। पहली वीडियो देख के ना मेरे को जज कर लें, 5-6 वीडियो देख लें। उसके बाद अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप जो मार्केट में और टीचर हैं उन्हीं क्लास देख सकते हैं। तो ओके, गुड बाय, थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आगे वीडियो डालूँ आपके पास ज़रूर आए। ओके, बाय बाय।